नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के भारी डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं तुक्का मारने वाले ट्रिक। क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए केवल और केवल मेहनत की ही नहीं बल्कि कुछ ट्रिक की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम मेहनत तो पहले भी किए होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सही ट्रिक नहीं होती है और सही से चीजें क्लियर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना या अच्छा मार्क्स हासिल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक और बात है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई है और वे काफी ज्यादा परेशान हैं कि हम कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो वे अब बिल्कुल भी चिंता ना करें, किसी भी छात्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे क्या करना है, इस क्लास को पूरी देखना है। देखिए, आधी अधूरी नहीं देखना। अगर आपने आधी अधूरी देखा तो कहीं से लेकर कहीं तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस आपको क्या करना है कि इस क्लास को पूरा अच्छे से देखना है। ठीक है, यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि कोई छात्र नया है तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और यदि वो पुराना होगा तो दूसरों को भी शेयर कर देगा। और ये जो विधि आज मैं बताने चल रहा हूं, अर्थात जो मैं ट्रिक आज आपको बताने चल रहा हूं, ये ट्रिक आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, कहीं पर ये ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली है। एक बार चाहे आप सर्च कर देख लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं, लेकिन यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अभी ट्रिक से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें। ट्रिक तो मान लो आपके पास है ही आखिरी विकल्प के तौर पर, लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब मेहनत कर लेते हैं तो उसके साथ आपकी ट्रिक भी काम कर जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करिए। और आपके कम समय में मेहनत करने के लिए मैंने क्या किया है, 15 घंटे में सीटेट के सिलेबस को कवर करने के लिए इस कोर्स को मैंने लॉन्च कर दिया है। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो कुछ विषयों को मैंने खत्म कर दिया है, अर्थात समाप्त कर दिया है, इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। और कुछ विषय बचे हुए हैं जिनको मैं मंडे तक कंप्लीट कर ही दूंगा। बाकी जो जब से देख रहा वो तुरंत के तुरंत क्या करे, अभी उसके पास बहुत समय है, वो सीधा क्या करे, एक तरह से प्लेलिस्ट में जाए और एक एक वीडियो को 2x स्पीड में, कितने स्पीड में, 2x स्पीड में वो क्या करे, एक तरह से वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, तो कितने स्पीड में अगर आप देखेंगे तो 2x स्पीड में आप जरूर देख लें। साथ ही साथ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, एक भी रुपए आपसे नहीं ले रहा हूं। आपको क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, टेट वाली क्लास की बात करते हैं तो टेट वाली क्लास आप क्या करेंगे, टेट वाली क्लास के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर हमने क्या किया है, सारी पीडीएफ शेयर कर दिया है और जो पीडीएफ बच चुकी हैं उनको मैं शेयर कर ही रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि अगर आप देखें तो हिस्ट्री को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अब ज्योग्राफी अगर आप देखें तो हमारी चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास बातें और भी जान लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो क्या चाहते हैं कि तुक्का मारने वाली क्लास अर्थात वीडियो भी बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल 2-3 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, वे यहाँ पर भी समय नहीं देना चाहते हैं। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, ऐसी गलती आप ना करें। कम से कम एक आध जगह तो आप समय दें और अच्छे से सारी चीजों को समझें, तभी आपको कहीं ना कहीं एक तरह से फायदा होगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं अपने सीटेट की परीक्षा में कैसे तुक्का हम लगाएं। लेकिन हम पहले कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेसिक चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। अगर हम क्या करते हैं, बिना बेसिक चीजों को ध्यान में रखे और सीधा हम क्या करते हैं, तुक्का लगाना शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा तुक्का काम नहीं करेगा। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। और वैसे अगर आप देखें तो हमारा प्रश्न पत्र 3 भागों में बटा भी होता है। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो 40% ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा इजी होते हैं। देखिए, 40% अगर आप देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रश्न पत्र में जो काफी ज्यादा इजी होते हैं, यानी कि इनको कोई भी हल कर सकता है। इनको कोई भी हल कर सकता है जो पहले कभी तैयारी किया है या नहीं तैयारी किया है। कुल मिलाकर हर वो छात्र इस 40% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जिसने बीएड या बीटीसी किया है। वैसे तो वो जानता ही है कि जिसने बीएड या बीटीसी किया होगा वही एक तरह से क्या करेगा, सीटेट का एग्जाम देगा साथियों। दूसरी बात करते हैं, अब बात आती है साथियों 40% मीडियम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यहां पर क्या था, सभी करने वाले थे, जिसका मतलब कुल मिलाकर जो तैयारी किए थे नहीं किए थे सभी वाले।
और इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं कि मैंने एक बार भी कोई किताब नहीं उठाया, बस ऐसे मैंने पढ़ लिया था, तब भी मेरा 60-70 नंबर आ गया था। कितना आ गया था? 60-70 नंबर आ गया था। कुछ तो उनको आ रहा था, कुछ उन्होंने तुक्का वैसे लगा दिया, इसकी वजह से सही हो गया। लेकिन उनसे एक पूछिए कि क्या आपका सिलेक्शन हुआ था क्या, तो कहेंगे नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं तो बिना पढ़े एग्जाम दिया था। तो एक वो 40% है जो सभी के लिए। अब आपने तैयारी किया हुआ है, सोचिए आपने तैयारी किया हुआ है, तो 40% तो आपका भी सही हो रहा है और 40% उनका भी सही हो रहा है। अब बात आती है साथियों मीडियम के 40% की बात आती है। किसकी बात आती है? मीडियम की 40%। अब मीडियम वाले में खास बात क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि जो तैयारी किए होंगे, अब देखिए इसमें खास बात क्या है, जो छात्र अच्छे से तैयारी किए होंगे, जो छात्र अच्छे से तैयारी किए होंगे उनमें अगर आप देखते हैं तो 40 में भी 40% जो मीडियम वाले हैं उनमें भी अगर आप देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन उन्हें आ रहे होंगे और कुछ नहीं आ रहे होंगे। और जिन्होंने तैयारी किया होगा ये मान के चलिए 10 में से 1-2 ही आ रहे होंगे। अब ये 20% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो हार्ड वाले होते हैं। अब ये मान के चलिए इनको सबकी बस की बात नहीं होती है, बस कुछ ही छात्र इनको कर पाते हैं और ज्यादातर फिर क्या करना पड़ता है, तुक्का मारना पड़ता है। वैसे तो तुक्का 2 जगह से लगाना पड़ता है, एक तो जो मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, ए है या तो बी सही है या सी सही होगा या डी सही होगा, अर्थात 2 विकल्पों में जब क्या होता है कंफ्यूजन होता है तो ए मीडियम वाले होते हैं, तो यहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, तुक्का लगाना चाहिए। और हार्ड वाले में भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अटकलें रहती हैं, अर्थात ये देखें आपकी ए और बी को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है। और एक तरह से अगर आप देखें तो नहीं भी आता रहता है तब भी हमें क्या करना चाहिए, तुक्का लगाना चाहिए साथियों। क्योंकि हमारे सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि अभी तक इसमें किसी भी तरह के कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि तुक्का लगाना ही चाहिए। अब देखिए समझिएगा कैसे आपको अपना प्रश्न पत्र अच्छे तरीके से हल करना है और कैसे आप अच्छा एक तरह से नंबर ला भी सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उन 40% क्वेश्चनों को तुरंत करना है। मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप फटाफट क्या करेंगे, 1 से लेकर 150 तक के जाएंगे एक तरह से, और जितने भी 40% जो क्वेश्चन है जो आपको एक नजर में आ रहे हैं उन सारे प्रश्नों को आपको कर लेना है। और प्रश्नों को करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, ओएमआर सीट को फिल कर देना है। अब जैसे ही ओएमआर सीट को आप फिल कर देंगे, ये मान के चलिए 40 से 50 क्वेश्चन आप जब कर लेंगे और ओएमआर सीट फिल कर लेंगे, तो आपके अंदर जो प्रेशर रहेगा, जो मानसिक रूप से आप तनाव झेलते रहेंगे, उसका तनाव भी कम हो जाएगा, अर्थात प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो बात ये हो गई। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए और बस इसी में तुक्का वगैरह शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि मीडियम वाले में कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ी देर सोचने के बाद आ जाएंगे और बाकी जब नहीं आ रहे हैं तो उसमें तुक्का लगाना हमें शुरू कर देना चाहिए। जैसे अब बात आती है, हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन पर आ जाते हैं और अगर आप देखें तो इस प्रश्न का उत्तर 2 में से 1 होगा। अगर हमें लगता है कि मतलब कि कोई प्रश्न हम कर रहे हैं और जिसमें हमें ए लग रहा है कि ए या बी में से कोई एक होगा, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, तुक्का लगाना ही होता है। एक तो ये बातें हो गई, देखिए कहीं जाइए नहीं, अभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। आप दूसरी बात करते हैं प्रश्न मतलब प्रश्न पत्र करते समय, अर्थात क्वेश्चन को हल करते समय कुछ इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात कुछ इस तरह की भी बातों को हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ए लिखा होता है कि इनमें से कौन ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है, ये वैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि नहीं जीता है या है नहीं है, इस सब चीज को बहुत ध्यान में रखना होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अगर एक बार में प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो हमें दोबारा तिबारा भी पढ़ लेना चाहिए। कई बार पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न को करना चाहिए। कई बार क्या होता है हमें आता भी रहता है तब भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। इसलिए अगर आप देखें तो हमें इस सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं से लेकर कहीं तक इन सब चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। अर्थात प्रश्न पत्र करते समय हमें क्या करना चाहिए साथियों, प्रश्न पत्र करते समय हमें क्या करना चाहिए, प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर तभी हमें सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें तुक्का लगाना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या कहता है, अर्थात पहला स्टेप क्या कहता है
कि सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सवाल का जवाब ऑप्शन ए बहुत कम होता है। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी सवाल का जो जवाब होता है उसका जो ऑप्शन होता है ए, वो बहुत ही कम सही होता है। पहली बात तो ए ध्यान रखिएगा। अब इसमें सही होने की संभावना ज्यादा कहां पर रहती है, तो बी, सी और डी में ज्यादा संभावना रहती है। अब फिर से समझिएगा, अगर किसी सवाल में आपको बी सी डी में कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको क्या करना होगा, बिना सोचे समझे आपको क्या करना चाहिए, सी पर एक तरह से क्लिक कर देना चाहिए। और लगभग अगर आप देखते हैं तो 60% तक आपका ये सवाल सही ही माना जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी की बात करते हैं, अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से ए बात तो आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं ए तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। अब बात आती है बी सी डी की बात आती है, तो फिर अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको क्या करना चाहिए कि सी पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। पहला रूल तो ये कहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रूल क्या कहता है, अर्थात दूसरा स्टेप क्या कहता है, किसी सवाल में अगर ए सी डी के सही होने की संभावना दिख रही है तो आपको किस पर क्लिक करना चाहिए, आपको सी पर क्लिक करना चाहिए। देखिए, अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसको पढ़ने के बाद आपने देखा कि ए बी सी डी है, जिसमें बी तो आपको पहले ही कंफर्म हो गया तो ए तो हो ही नहीं सकता, अर्थात ए तो गलत ही है। अब आपको ऑप्शन मिल रहा है ए सी और डी की बात करते हैं, तो आपको किसमें तुक्का लगाना चाहिए, आपको तुक्का लगाना चाहिए साथियों, सी वाले पर क्लिक करना चाहिए। तो किसमें तुक्का लगाना चाहिए, तो सी वाले में तुक्का लगाना चाहिए, अर्थात सी पर क्लिक करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि जिस सवाल में, अगर आप देखते हैं तो तीसरा रूल ये कहता है, जिस सवाल में ऑप्शन में ए बी डी के बीच में कंफ्यूजन हो। देखिए, अगर आपको लगता है ए बी डी, अर्थात सी की बात करते हैं, सी आपको पहले से कंफर्म है कि सी तो सही होगा ही नहीं, तो आपको किसको बेहतर चुनना होगा, आपको बी चुनना होगा। क्या चुनना होगा, आपको बी चुनना होगा। ये ध्यान रखिएगा, फिर से समझिएगा। अगर आप देख रहे हैं अपने प्रश्न में और जिसमें आपने देखा सी को पहले गलत काट दिया कि भैया सी तो होगा ही नहीं, और ए बी डी में आपको लग रहा है कंफ्यूजन, तो आपको आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो बी वाले ऑप्शन को चूज करना है। चलिए स्टेप नंबर 4 अर्थात रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अगर किसी सवाल का जवाब डी बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, आपको लगा कि भाई डी तो हो ही नहीं सकता, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और ऑप्शन को पढ़ा और आपको ऑप्शन मिल गया कि डी तो नहीं हो सकता है, और कंफ्यूजन कहां पर है, कंफ्यूजन है ए बी सी में। अब कंफ्यूजन कहां पर है साथियों, ए में है, बी में है, सी में है, तो आपको किस पर क्लिक करना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए साथियों, सी पर क्लिक करना चाहिए, अर्थात आपको सी चूज करना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी सवाल का जवाब, यानी कि किसी सवाल के जवाब में यदि आप देखते हैं तो डी गलत है, बिल्कुल आपको पता चल गया है, तो ए बी सी में से आपको किसको चूज करना है, तो सी को चूज करना है। ये बातें याद रखिएगा। अब अगला स्टेप क्या कहता है, इस बात को समझिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। देखिए, जिस सवाल में ऑप्शन ए और बी के बीच आप देखें कंफ्यूजन लग रहा है तो आपको किसको चुनना होगा, बी चुनना होगा। देखिए, अगर आपको लगा, आपने क्या किया, सी और डी को पहले गलत काट दिया, किसको काट दिया आपने, सी और डी को आप पता कर लिए कि भैया ए दोनों तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि आप पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सी और डी आपको पता चल गया कि भैया ए तो नहीं हो सकते हैं, इनका कोई रोल हो ही नहीं सकता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, देखना होगा ए और बी में। अब ए और बी अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपको तुक्का लगाना है। आप कंफ्यूजन में है कि भाई ए लगाया जाए या बी लगाया जाए। मैंने पहले ही बताया है, ज्यादातर एक तरह से ए सही नहीं होता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, बी को चुनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सवाल सही हो जाएगा। चलिए अगला रूल क्या कहता है, जिस सवाल में ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, डी को एक तरह से चुनना चाहिए। देखिए, अगर आप देखें तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बी और सी आपने क्या कर दिया, हटा दिया कि बी और सी तो हो ही नहीं सकते। अब बात आती है ए और डी की बात करते हैं, ए और डी की बात करते हैं तो हमें किसे चूज करना होगा, हमें चूज करना होगा साथियों, डी को चूज करना होगा। चलिए मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं,
एक प्रश्न दिखाता हूं, इस प्रश्न को आप लोग करिएगा। देखिए, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं के कालानुक्रमिक क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना, मतलब इनको क्रम से सजाना है। तो अगर आप देखते हैं तो लिखा है भैया, पहला श्रीगुप्त, फिर दूसरे ऑप्शन में लिखा है चंद्रगुप्त, तीसरे ऑप्शन में लिखा है स्कंदगुप्त, फिर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की बात करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो एक दो तीन चार, फिर 2 1 3 4 की बात करते हैं, और इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन बना है। चलिए अब तुक लगाइए, सॉरी आप तुक्का लगाइए, आप लोग सही क्या हो जाएगा, तुक्का लगाइए, सही क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप सोचें तो आपको ये तो पता ही है साथियों कहीं ना कहीं कि चंद्रगुप्त, सॉरी गुप्त वंश की बात की जा रही है, और गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में तो सभी को याद रहता है। पहला क्वेश्चन कह सकते हैं कि जब भी कोई वंश की बात की जाएगी उसके संस्थापक तो हमें याद ही रहता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक तो हमें भी पता है और सभी को पता रहता है। कुल मिलाकर जिसने कभी भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो इतना तो वो जानता ही है। अब सोचिए एक बार कि श्रीगुप्त की बात करते हैं, हमें केवल श्रीगुप्त के बारे में पता था, इनके बारे में हमें कंफ्यूजन थी, हम नहीं जान रहे थे। अब बात करते हैं यहाँ पर ए वाले में, अगर आप देख रहे हैं तो एक है, और चौथे वाले में क्या है साथियों, एक है पहले में, और दूसरा और तीसरा हमारा गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया, दूसरा और तीसरा तो अपने आप से गलत हो गया। अब कंफ्यूजन कहाँ है, ए और डी में है कि हम ए लगाएं या डी लगाएं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डी पर क्लिक कर देना चाहिए। अगर हम डी लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। निश्चित तौर पर यदि आप देखेंगे तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। आप बताइए क्या आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। यदि आप नए हैं तो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर सीटेट या अन्य परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, करवाई जाती है। टीचर अगर आपको बनना है तो बिल्कुल भी इस चैनल को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपने ठाना हुआ है कि मुझे टीचर बनना है तो फिर बिल्कुल भी आप अपने इस चैनल को नजरअंदाज नहीं करेंगे, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हमारी बातचीत हो गई कहां तक, रूल नंबर 6 की बात करते हैं, अर्थात स्टेप नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए अब अगला हमारा स्टेप कहता है साथियों कि जिस सवाल में ए और सी सही होने की संभावना ज्यादा लग रही है, तो या लग रहा है, तो फिर आपको किसे चूज करना होगा, सी को चूज करना होगा। देखिए अगर आपको लगता है साथियों, अगर आपको लगता है कि ए और सी, बाकी बी और डी को आपने क्या कर लिया, गलत काट दिया, तो बी और डी को आपने क्या कर दिया, गलत काट दिया कि भैया बी और डी तो हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपको किसे चूज करना चाहिए, तो ए और सी में से किसे चूज करना चाहिए। तो फिर मैंने आपको बताया है कि पहले आपको प्रायोरिटी देना है सी को, यानी कि सी आप चूज करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, अगला स्टेप क्या कहता है, आइए समझ लेते हैं। यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर आपसे हल नहीं हो रहा है, देखिए अगर आपको लग रहा है कि इस प्रश्न पत्र का जो उत्तर है, यानी कि जो आप सीटेट के मतलब क्वेश्चन को कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी एक तरह से हल नहीं हो रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी में ए लिखा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है, तुक्का डी ही लगा देना है। जब आपको ए दिखे कि भैया ये 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में चौथा विकल्प में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो फिर डी वाले ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। कहीं ना कहीं इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं सही होने की, कहीं ना कहीं इनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, ये बातें, इसकी संभावना ज्यादा होती है, ये बातें याद रखिएगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, यदि किसी प्रश्न पत्र का आपसे हल नहीं हो रहा है, अब दूसरा रूल भी उसी तरह से है, मतलब अगला उसी का है कि अगर आपसे कोई प्रश्न पत्र हल नहीं हो रहा है, अगर ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं कि विकल्प में उपरोक्त सभी लिखा है, क्या लिखा है कि विकल्प में आप देख रहे हैं उपरोक्त सभी लिखा है, तो आपको क्या कर देना है कि उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर तुक्का मार देना है, उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर तुक्का मार देना है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसके भी सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। आपके मन में कई बार यह सवाल उठता होगा कि ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा सही कौन सा होता है, तो बहुत सारे विशेषज्ञ क्या बताते हैं कि ए बी सी डी में से अधिकांश प्रश्नों का जो उत्तर
होता है सही, वो होता है दोस्तों बी होता है। अर्थात अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे नहीं याद रखना चाहते हैं तो ए वाला रहने दीजिए, बाकी 9 स्टेप तक याद रखिए, ए सही रहेगा। 9 स्टेप तक का आपका काम हो जाएगा, बाकी ए भी जानने से कोई नुकसान नहीं है, तो याद रख सकते हैं। तो ए बी सी डी में से अगर आपको लगता है भैया कि कौन सा सही होगा, तो फिर आपको लगाना चाहिए बी लगाना चाहिए। तो ए तो बात हो गई, अगर आप देखेंगे तो हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये जो आपको मैंने स्टेप बताया, अर्थात जो मैंने रूल बताया, आप देखेंगे सिविक्स में, आप देखेंगे कुल मिलाकर हर एक विषय में ये सारी चीजें ये ट्रिक अप्लाई होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों, जैसा कि बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में देख लेते हैं, जो ज्यादातर सीडीपी में देखने को मिलते हैं, बाकी अन्य विषयों में भी कहीं ना कहीं ये अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सीडीपी में अप्लाई होंगे, लेकिन अब सोचिए एक बार, सारे ट्रिक तो आपको मिल गए, लेकिन अब फाइनली वाला ट्रिक इतना बच गया है। अब इसको भी जान लेंगे तो आप सोचिए कि कहीं से लेकर कहीं तक आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा भी तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि आप केवल तुक्के के भरोसे जा रहे हैं। आप सोचिए, केवल तुक्के के भरोसे थोड़े ना जा रहे होंगे कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं तो प्रवीण सर की तुक्के वाली वीडियो ही देखकर जा रहा हूं और कुछ भी नहीं करके जा रहा हूं। नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास जितना भी समय बचे उतने समय का आप सदुपयोग करेंगे। आप केवल और केवल हमारे भरोसे नहीं रहेंगे कि नहीं तो मैं तो तुक्का ही मारूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। नहीं भाई, पढ़ना जरूरी है, पहले मेहनत होनी चाहिए, पहले मेहनत होनी चाहिए, उसके बाद मेहनत के बाद जब अंतिम विकल्प बचता है तब आप तुक्का का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले आप मेहनत करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करिए, जब कम एक तरह जब लगे कि भैया कुछ काम नहीं बन पा रहा है तो अंतिम विकल्प पर इसको भी यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में, इन टैग वर्ड्स के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड को देख लेते हैं, जैसे कि लैंगिक असमानता, कहीं पर एक तरह से जेंडर अनइक्वालिटी की जा रही है। जैसे अगर आप देखते हैं रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को लेकर आपने देखा होगा, जहां पर ये बात की जाती है लड़के ही सुपीरियर होते हैं, लड़कियां कम होती हैं, या कह सकते हैं कहीं पर लड़कियों को ज्यादा आंका गया, लड़कों को कम आंका गया। अगर कहीं पर जेंडर अनइक्वालिटी दिख रही है, मतलब इक्वालिटी नहीं दिख रही है, तो फिर वहां पर आप मानेंगे एक तरह से क्या है, निगेटिव है। दूसरी बात करते हैं केवल, मात्र, सिर्फ या ही की बात करते हैं, जहां पर आप देखें तो ये मान के चलिए वो कहीं ना कहीं गलत होता है। लेकिन आपको एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीजों से क्या होता है कि आप जैसे ही देखते हैं, कई बार सारे टीचर इतना ही बताए रहते हैं लेकिन इस बात को ध्यान नहीं करवाते हैं या आपको अवगत नहीं कराते हैं कि कई बार केवल वाला सही होता है, कई बार क्या होता है, केवल वाला सही होता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब एनसीएफ से पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही होगा। देखिए, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। अब देखिए, आपने केवल देखा, ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है, विकल्प पहला ए है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, अन्य विशेष, अब भाषा विशेष भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे विद्यालय आकार ही भाषा सीखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन विकल्प क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए साथियों, तो केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। अब आप बताइए कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो, मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, अब आपको बताया गया है कि केवल जहां मिले वहां कट कर दीजिए। आपने क्या किया, यहां केवल मिला इसको कट कर दिया, यहां केवल मिला आपने क्या कर दिया, यहां कट कर दिया। अब आप अपना दिमाग कहां लगा रहे हैं, दूसरे और तीसरे में लगा रहे हैं, जबकि दूसरा और तीसरा सही होगा ही नहीं, दूसरा और तीसरा सही होगा ही नहीं। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, केवल देखने पर तुरंत नहीं कट कर देना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर उसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए, अगर मुझे तुक्का लगाना होता तो मैं केवल को ना देखता, अब मैं नेगेटिव टैग वर्ड को भी देखता। क्या देखता, नेगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड को भी देखता, क्योंकि मुझे याद है कि नेगेटिव टैग वर्ड में क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या बात की जाती है। अब अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव टैग वर्ड में यदि आप देखेंगे तो सीमित लिखा हुआ है,
निगेटिव टैग वर्ड में यहाँ क्या है, यहाँ तो केवल लिखा है, लेकिन दूसरी विशेषता हमें क्या मिल रही है साथियों, सीमित मिल रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा सीधा गलत हो चुका है। अब हमें क्या कर देना चाहिए, चौथा आराम से लगा देना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, ये बातें सही हैं। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से अगर आपको चीजें समझने को मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपके सारे प्रश्न सही हो जाएं। देखिए मैं अभी क्यों इस तरह वीडियो क्यों मैंने तुक्का मारने वाली वीडियो अभी मैंने रिलीज क्यों किया, उसके पीछे का कारण ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज करें तो आप हमारे इस जो विधि है यानी कि जो ट्रिक है उसको आप क्या करें, अपने टेस्ट सीरीज में अप्लाई करें, ताकि आपको ये बातें याद हो सके और साथ ही साथ क्या हो सके कि आप समझ सके कि हाँ कहां पर किस तरह की चीजें नहीं लागू होंगी। ठीक है, अब रटना, याद करना, कंठस्थ करने की बात करते हैं, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे से कहा जा रहा है कि बेटा तुम इसको रट डालो, इसको याद कर डालो, इसको कंठस्थ करना डालो, तो ये निगेटिव है। दंड देना, सजा देना, समस्या बोझ हतोत्साहित करना, अगर आप देखते हैं बच्चे को समस्यात्मक समझा जा रहा है तो वो भी गलत है, और हतोत्साहित करना ये भी एक तरह से गलत है। पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित की बात करते हैं, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। दो विद्यार्थियों की तुलना करके एक को प्रोत्साहित करना, एक को हतोत्साहित करना, ये भी गलत है। और सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, फूट डालो राज करो की बात करते हैं, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है साथियों। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। बालकों को खाली स्लेट या कोरी पट्टियां कहना, ये भी गलत है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उच्च ग्रेड की शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये भी गलत होगा। तकनीकी शब्दावली या वैज्ञानिक शब्दावलियां का इस्तेमाल करना, ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि निगेटिव है। ये देखिए सीमित की बात करते हैं, बच्चों को सीमित रखना, तो ये भी एक तरह से गलत माना गया है। व्याख्या करना, केवल एक्सप्लेन करना, लैंगिक असमानता की बात करते हैं, बच्चों के विचार की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं उनकी त्रुटियों को ज्यादा महत्व ये देना कि भैया ये सही हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी बच्चे को ये जानते हैं कि ये बच्चा ज्यादा तेज है, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी गलतियों को प्रोत्साहित कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं इससे गलती हो गई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक तरह से हमें त्रुटियों को भी ज्यादा महत्व देना चाहिए, निष्क्रियता को बिल्कुल भी नहीं बढ़ावा देना चाहिए, ये बातें याद रखेगा। अब आइए बात करते हैं पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में, अर्थात सकारात्मक टैग वर्ड की बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो बात की जाती है सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। अब जहां पर सर्वांगीण विकास देख के मिले, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही होगा। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन की बात करते हैं, समावेशी अवधारणा की बात करते हैं, बाल केंद्रित की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, बालक की जिज्ञासा को जागृत करना, व्यवहारिक कुशलता प्रदान करना, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना, अधिगम के लिए आकलन की बात करते हैं, परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, लचीलापन और गतिशीलता की बात करते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो इस तरह के सारे वर्ड आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक व दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अगर ऐसी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और इस तरह के कहने का संदर्भ है तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से वो विकल्प सही होगा साथियों। ठीक है, लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक वातावरण बनाए रखना, अगर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसकी चर्चा की गई है या इससे संबंधित कोई बातें कही गई है तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये क्या है, सकारात्मक की बात कर रहा है, इसलिए सही होगा। समावेशी कक्षा व कक्ष की बात करते हैं, दृश्य व सहायक श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने में, तो वो भी एक तरह से क्या माना जाएगा साथियों, पॉजिटिव माना जाएगा। संसाधन की बात करते हैं, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। अब जैसे यहाँ त्रुटियों को महत्व देने से तात्पर्य हो जाता है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो एक तरह से उसको सुधारात्मक चीजों को लेकर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा गलती कर रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, हमें हतोत्साहित भी नहीं करना है, लेकिन हाँ उसे हमें बैलेंस के रूप में लेकर क्या करना है, उसे अच्छे से बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रचनात्मक या सृजनात्मकता की बात करते हैं, प्रयास करना, समायोजन या अनुकूलन की बात करते हैं। ये हमारा क्या है साथियों, पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको निगेटिव टैग वर्ड बता दिया, मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में बता दिया, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कैसे हमें तुक्का लगाना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी छात्र को किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी। अगर इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया
तो ये मान के चलिए इसका दूसरा पार्ट भी मैं आप तक शेयर कर दूंगा, और दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा धांसू होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मुझे लगा कि हाँ कुछ कमियां रह गई या कोई चीजें रह गई, तो अभी आपका एग्जाम काफी समय बाद है, तो इसकी दूसरी वीडियो भी मैं जारी कर दूंगा, और दूसरी वीडियो की भी यही एक तरह से थंबनेल रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को एक तरह से स्प्रेड करिएगा, यानी कि शेयर करिएगा, क्योंकि आप देखिए तो आपके साथ साथ आपके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आपके जैसे ही परेशान है। तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी परेशानी को अनुभव करते हुए दूसरे की भी परेशानी को अनुभव कीजिए और उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको भी वही आनंद प्राप्त हो सके जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि तुक्का वगैरह मारना ये ठीक है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही हमारी सबसे ज्यादा हमारा साथ देती है, ठीक है। ये ट्रिक वगैरह तो ये सब तो रहती ही है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के भारी डिमांड पर मैंने ये वीडियो शेयर कर दिया है, या ये वीडियो मैं आपके समक्ष आपके लिए मैं ला दिया हूं। बस आपका कर्तव्य बनता है आगे वाला, अब आप देख लीजिए क्या करना है। वैसे मैंने बता ही दिया है सारी बातें। आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।